नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज आनंद आर्य। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं इस टाइम में मौजूद हूँ और मैं ये अपने आंखों से होते हुए देख रहा हूँ। और आप लोग भी बहुत लकी हैं। पता है क्यों? दोस्तों, एक वक्त था जब दूर दूर देश से लोग यहाँ पर आते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। फिर एक ऐसा वक्त आया जब यहाँ से लोग फॉरेन जाने लगे पढ़ने के लिए। लेकिन अब वो दौर फिर से लौटेगा जब दूर देश से लोग यहाँ आएंगे फिर से पढ़ने के लिए और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। दोस्तों, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि जिस चीज के लिए इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, न जाने कितने दिनों से आवाज उठा रहे हैं, ऐसी चीज जिसने मुझे इतना झकझोर कर रख दिया कि मुझे भी वीडियो बनाने पर मजबूर होना पड़ा, वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी, ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ सोचा था बोलने को, पर आप तो मोदी जी को जानते ही हो, उन्हें तो जैसे शौक है सरप्राइज देने का। जीएसटी, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ना जाने क्या क्या, कभी भी कुछ भी अचानक से। तो वैसे ही आज एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, इन कम्युनिस्ट और लिब्रांडुओं के द्वारा लिखे गए एजुकेशन सिस्टम और उनके द्वारा बनाए गए सिलेबस को बदल दिया गया है और भारत फिर से अपने पुराने एजुकेशन सिस्टम की तरफ मुड़ चुका है। और उसने ये कदम बहुत ही सूझबूझ और बड़ी ही मजबूती के साथ रखा। आप जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। एजुकेशन इज द पिलर ऑफ लाइफ। और इस देश को गुलाम बनाने के लिए हर किसी ने भारत की शिक्षा पर ही आघात किया है। क्योंकि आप जैसा बीज डालोगे ना, फल वैसा ही मिलेगा आपको। आप खुद सोच के देखो, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, क्या हुआ था उसके साथ? उसे लूटा तो गया ही, लेकिन साथ ही साथ में उसकी लाइब्रेरी को जलाया गया। आप खुद सोच कर देखो, क्या कोई लुटेरा कहीं लूटने जाता है तो क्या उसके घर की किताबें जलाता है? क्या जरूरत पड़ गई थी किताबें जलाने की? क्योंकि उनसे हमारा ज्ञान बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जलन। दोस्तों, 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलती रही थी, उससे चिंगारी उठती रही थी। आप सोचो कितनी किताबें जल के राख हो गई होंगी, कितना ज्ञान हमारा नष्ट हो गया होगा। और फिर टीबी मैकॉले ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अटैक किया और हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा गया। इस देश से इसकी पहचान छीन ली गई। और उसके बाद फिर वही हुआ जो जेसी बसु के एक्सपेरिमेंट में हुआ था। आप सब जानते हैं कि 3 महीने तक एक तरफ के पेड़ को गालियां दी और एक तरफ के पेड़ की तारीफें की। ये जरूरत से ज्यादा ग्रो हो गया और वो जरूरत से ज्यादा सूख गया। तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने हमें 300 साल तक ये सुना कर गालियां दे देकर कि तुम्हारे तो पूर्वज को कुछ नहीं आता था, तुम तो सर्प सपेरों के देश वाले हो, ये सब बोल कर भारत देश को भी सुखा दिया था। लेकिन अब फिर से वो टाइम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस आदमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये वही आदमी है जिसने हमारे गुरुकुल सिस्टम को खत्म किया और इंग्लिश को यहाँ पर लाकर बैठा दिया, हमारे सर पर थोप दिया। आप इसकी सेकेंड लास्ट लाइन पढ़ें। दोस्तों, इस इंसान का मानना था कि गोरे लोगों को ईश्वर ने ये हक दिया है कि काले लोगों पर जाकर हुकूमत करें और उन्हें सिविलाइज करें, और उसी के आधार पर इसने इंग्लिश को यहाँ पर हमारे माथे पर थोपा। दोस्तों, इस इंसान का मानना था कि अगर हम इंडिया के हिस्ट्री को खत्म कर दें, इंडिया के एजुकेशन को खत्म कर दें और उनका लिंक उनके पास से तोड़ दें, तो हम काफी टाइम तक उन पर राज कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद वो ऐसा मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि सब कुछ फॉरेन ने ही दिया और फॉरेन बहुत अच्छा है और इंग्लिश सब कुछ है। ये वो चिट्ठी है जो उसने अपने बाप को लिखी थी। 1835 में उसने यहाँ पर इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया था और 1836 में जस्ट 1 साल के बाद उसने अपने बाप को जो चिट्ठी लिखी, आप खुद पढ़िए कि वो क्या कहना चाहता है और फिर फैसला कीजिए। दोस्तों, उसने ये लालच दिया था लोगों को, लेकिन अगर आप हमारे शिक्षा में पढ़ोगे तो आपको रोजगार मिलेगा। अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या जिस मोटिव को लेकर यह एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, क्या इसने उसको प्राप्त किया? और अगर नहीं किया तो फिर क्या फायदा इस एजुकेशन सिस्टम का? फिर तो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा था, जब ना कोई भिखारी था ना कोई गरीब था। दोस्तों, मैंने तो सोचा था कि आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं सारे पॉइंट्स बताने लग जाऊंगा तो फिर तो हो गया, 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो अब गवर्नमेंट द्वारा जो बताया गया है इसके बारे में आप वो देख लेना, ठीक है? और इसका सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई बच्चा 12th पास करके निकलेगा तो उसके हाथ में जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, उस रिपोर्ट कार्ड में उसके बचपन से लेकर उसके पूरे 12th क्लास तक 15 साल में जो कुछ भी वो करेगा उसका वो कच्चा चिट्ठा होगा। कैसे? उस रिपोर्ट कार्ड में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम बच्चे के लिए होगा जिसमें बच्चा खुद की असेसमेंट करेगा। दूसरा होगा टीचर का, जिसमें टीचर्स उस बच्चे की असेसमेंट करेंगे। और तीसरा कॉलम होगा उसके क्लासमेट का। जी हाँ दोस्तों, उसके क्लासमेट का। ऐसा क्यों पता है आपको? ताकि बच्चा बचपन से ही समाज में मिलजुल कर रहना सीख सके। दोस्तों, आपको पता है इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, क्या किया इसने हमारे साथ। a+b² = a² + b² + 2ab, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसका डेली लाइफ में क्या यूज है आज तक किसी को नहीं पता। जो पढ़ा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी नहीं पता।
लेकिन हाँ, अगर आप +2 AB के जगह पे -2 AB कहोगे ना, तो हंसने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इंडिया में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, फॉरेन में टैलेंट की कदर है, फॉरेन चल के रहेंगे, वहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन से अच्छा एजुकेशन सिस्टम अब हमारा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को खुद से डिसाइड करने का मौका मिलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे क्या पसंद है, उस चीज में वो आगे बढ़ेगा। तो कोई शक की बात नहीं कि फिर से यहाँ राम, कृष्ण और अर्जुन जैसे लोग होने लगे, क्योंकि वो लोग भी गुरुकुल पद्धति से निकले थे और गुरुकुल में भी बिल्कुल सेम ही था। छात्र को बेसिक सब कुछ सिखाया जाता था, लेकिन एक चीज जो वो खुद से सीखना चाहता था, जिसका टैलेंट उसे बाय बर्थ था, उसको सिखाया जाता था। और इससे सबसे बड़ा स्टॉप लगेगा ब्रेन ड्रेन पे, जो भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। आपको पता है नासा में कितने साइंटिस्ट हैं जो इंडियन हैं? आपको पता है कितने डॉक्टर्स हैं बाहर, जो बहुत नामी डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं जो इंडिया से हैं, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का सिस्टम उन्हें यहाँ पे रह के ग्रो करने की इजाजत नहीं देता था, उन्हें वो मौका नहीं देता था। लेकिन अब उन्हें वो मौका मिलेगा। जब यहाँ से कोई वहाँ जाकर काम करने लगता है ना, तो वहाँ तो एक दिमाग और 2 हाथ बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ कम हो जाता है। दोस्तों, एजुकेशन को बदलकर आप कैसे पूरी की पूरी जनरेशन को बदल सकते हैं, पूरे के पूरे देश को बदल सकते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल सर्कस में काम करने वाला शेर है। वो शेर को बचपन से वैसा माहौल में रखा जाता है। एक शेर की प्रवृत्ति है कि वो जंगल का राजा है, लेकिन उसे वहां पे रिंग मास्टर के इशारों पर नचाया जाता है। कैसे? उनके लिए वो एजुकेशन बचपन से उन्हें उसी माहौल में रखा जाता है, उन्हें वही सिखाया जाता है। तो एक शेर अपनी प्रवृत्ति को छोड़कर जो रिंग मास्टर करवाना चाहता है वो करने लगता है। ठीक वैसे ही अगर बचपन से ही शिक्षा अच्छी हो, संस्कार अच्छे हो, मौका दिया जाए टैलेंट को उभरने का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत फिर से एक बार विश्वगुरु बन सकता है। दोस्तों, इस बात से मुझे मोदी जी की पहली मन की बात की एक छोटी सी कहानी याद आ गई। आपने सुनी होगी, फिर भी मैं सुनाना चाहूँगा, उससे शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी है और मूर्ख के लिए तमाचा। तो कहानी ऐसी है कि एक बार जंगल में एक शेर, एक शेरनी और उनके 3 बच्चे जा रहे थे। उनमें से एक बच्चा पीछे छूट गया। शेर शेरनी ने ध्यान नहीं दिया, वो लोग आगे बढ़ गए। जब वो लोग बहुत दूर चले गए तो उन्होंने जब पीछे देखा तो देखा 2 ही बच्चे हैं, एक बच्चा कहाँ गया। उन्होंने बहुत आवाज लगाई, पर बच्चा चूंकि छोटा था और बहुत दूर छूट गया था, तो उन्हें बच्चा नहीं मिला। और जब बच्चा उन्हें नहीं मिला तो उनकी ये प्रवृत्ति है कि ठीक है भैया, अब कुछ टाइम हो गया। फिर वो लोग चले गए और वो शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में पड़ गया। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और कई 100 साल बीत गए। फिर एक बार शेरनी ने उस बच्चे को भेड़ के साथ देखा। शेरनी झट से पहचान गई कि ये तो मेरा खोया हुआ बच्चा है। उसने जाकर अपने बच्चे को कहा कि मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन बच्चा क्यों माने? क्योंकि बच्चे को तो बचपन से क्या सीख मिली है, एजुकेशन क्या मिला है, वो भेड़ है, वो सब कुछ भेड़ की तरह सीखता है, वो सब कुछ भेड़ की तरह खाता है, घास खाता है। उसकी अब ये आदत बन चुकी है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन की वजह से। वो शेरनी उसे बहुत समझाती है कि नहीं, तू मेरा बच्चा है, तू बहुत सालों से बिछड़ गया था मेरे से, लेकिन वो नहीं मानता ये बात। फिर शेरनी के दिमाग में एक बात आती है। शेरनी उस बच्चे को लेकर कुएं के पास जाती है। उस बच्चे को बोलती है कि उसमें झांके और अपनी शक्ल देखे। जब वो बच्चा उस कुएं में झांक कर देखता है तो वो झट से पहचान लेता है कि उसकी शक्ल और शेरनी की शक्ल एक जैसी है, वही उसकी माँ है। और तब उसे अपनी प्रवृत्ति याद आती है और वो दहाड़ता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर एजुकेशन दिया जाए और वापस से हमारी पुरानी संस्कृति को हमें बताया जाए तो कोई ठीक नहीं, फिर से कोई शिवाजी और कोई अशोक यहाँ पर पैदा हो जाए। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि अब एग्जाम्स वैसे नहीं होंगे, रट्टूपंती वो अब नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम्स वैसे होंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जो डेली लाइफ में हमें जरूरत पड़ती है, उस चीज पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। कोई 10 इयर्स क्वेश्चन नहीं कि रट लो बस वो 10 ईयर और 3 घंटे जाकर वहां पे उल्टी कर दो और बस पास। ये नहीं चलेगा अब, क्योंकि अब प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको आने वाले लाइफ में जो आपको काम में आने वाला है वही रखा जाएगा और बाकी फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग उतना ही चीज याद रखता है जिसका उसको बार बार यूज पड़ता है। जिसका यूज उसे नहीं पड़ता वो भी उसे निकाल कर फेंक देता है, तो उसको डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। और अंत में मैं एक बार फिर से इस गवर्नमेंट को थैंक्स कहना चाहूँगा कि इसने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि जो कुछ हमें झेलना पड़ा वो हमारे आगे के जनरेशन को नहीं झेलना पड़ेगा और हमारे जैसे यूथ को भी काफ़ी ग्रो करने का मौका मिलेगा। कि अब ऐसा नहीं है कि आप बंधे हुए हैं, अब बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जिस फील्ड में चाहिए, जिस फील्ड में आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, आप उसको निकालिए और इस देश को आगे बढ़ाइए। थैंक्स।